जो अल्प समय में कार्य किए गए उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर कोई एक एक काम को, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों को, देश को समर्पित उनकी योजनाओं के अगर बखान किया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि युवाओं को, 18 साल के युवा को देश का भविष्य तय करने का, नेतृत्व तय करने का अवसर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मोदी जी ने तो युवाओं का भारत करके 2014 में देश में सत्ता हथिया ली, लेकिन उसके बाद में 11 साल हो गए देश में, दिल्ली में सरकार बने, युवाओं के लिए फूटी कोड़ी का काम नहीं। राजीव गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि जो सेंटर से पैसा आता है उसका 15% पैसा ही गांव तक पहुंचता है, इसकी भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। लेकिन उन्होंने तय किया, दोनों चीजें तय की कि एक तो जो भी योजना बनेगी दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में नहीं बनेगी, गांव की चौपाल में ग्राम सभा और ग्राम के लोग बैठ करके अपनी योजना बनाएंगे कि हमारा कैसे विकास हो, और उसके ऊपर फिर डायरेक्ट उनको योजनाओं का पैसा, पूरा का पूरा 100% पैसा उनको मिले। उनका कहने का आशय ये था कि जो ग्राम पंचायतों के लिए, कस्बों के लिए विकास का पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट है, वहां दूसरे फंड में खर्च कर देते हैं, और जो वास्तव में वो पैसा वहां पर लगना चाहिए वो पैसा वहां पर नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया कि डायरेक्ट वहां का पैसा ग्राम पंचायत के खाते में, दिल्ली के खाते से आएगा। और आज हम देख रहे हैं कि कई सालों से डायरेक्ट ग्राम पंचायत को पैसा आता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है, और राज्य सरकार उसमें से एक पैसा भी नहीं दे सकती। ये बात जरूर है कि राज्य को जो बजट देना पड़ता है वो अभी भी राज्य सरकार थोड़ा बहुत डिले कर सकती है, लेकिन केंद्र से जो पैसा आने वाला है वो तत्काल रूप से ग्राम पंचायतों में सीधा आता, उसका भी उन्होंने मक्खन उठाया। आईटी की बात की, 2021 की सदी में ले जाने की बात की, तब ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खिल्ली उड़ाते थे। आज आप बताओ कि मोदी जी 2047 में ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर उनको तो ऐतराज होना चाहिए इस बात से कि आप आगे की बात क्यों कर रहे हो, वर्तमान में जियो। अगर वो आज राजीव गांधी जी उस वक्त 2021 की सदी की बात नहीं करते तो 2021 और अब जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन संविधान में कर करके जो महिला आरक्षण और ओबीसी को, जिस ओबीसी की जनगणना के लिए, पूरे देश की जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी के समय से निकली हुई बात है कि देश में ओबीसी के लोग कितने हैं, उनके लिए क्या योजनाएं बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, एससी एसटी कितना है, उनके लिए योजनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, बजट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गरीब स्वर्णिम कास्ट के व्यक्ति कितने हैं, उनके लिए कोई योजनाएं जा रही है कि नहीं जा रही है। ये वहीं से सोच शुरुआत हुई थी, और आपने देखा होगा कि उसके बाद में 5 साल से पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव कराने अनिवार्य हो गए, और उसमें महिलाओं का आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय, 2011 का निर्णय भी है, 22 का निर्णय भी है, वो निर्णय ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप अगर नगर निकाय पंचायती राज में अगर आप ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हो तो आपके पास में वो जनसंख्या वो होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए कि इनकी जनसंख्या कितनी है, जिससे उनको उसके अनुपात में आरक्षण मिल सके। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई गोविंद डोटासरा का फैसला नहीं है। कुंडली मारे बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस फाइल के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं और एक राग अल्पा रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन।
मैं पूछना चाहता हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन आपका कहां है, क्या पॉलिसी है, क्या कानून है, क्या चर्चा है, क्या आपने कोई कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लिया है, क्या विधानसभा में अंदर कोई बात की, क्या कुछ नहीं है। ये कौन सा वन स्टेट वन इलेक्शन हुआ कि साहब जिनका कार्यकाल 5 साल हो गया और जिनका 1 साल बाद में कार्यकाल होना है, वो 5 साल वाले को हम 6 साल तक चुनाव, 1 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे और जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो हम चुनाव करा देंगे। ये तो कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। हमारे स्टेट में 5 राज्यों के चुनाव हैं, दिसंबर नवंबर में होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं अब अप्रैल और मई में। तो फिर 5 स्टेट को 6 महीने के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा करके साथ ले जा सकते हो। इसमें कानून पहले से मौजूद है। आप नया क्या कर रहे हो मुझे ये बता दें। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब ने बहुत सही कहा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए और इस जो टेक्नोलॉजी है इसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करके मोदी सरकार ने, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने सत्ता दिया और अब हमको एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद जानकारी चाहिए। हम जानकारी तो ले लेंगे गहलोत साहब, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, उसका कोई तोड़ आपके पास हो तो आपके अनुभव से हमें बताना। ये तो पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने लग गए, इसका क्या तोड़ निकलेगा ये बताओ। मतलब एआई से भी आगे चले गए। बताओ किसको पकड़ेंगे हम? तो इनको एआई की ट्रेनिंग देंगे, ये पर्चियों की ट्रेनिंग देंगे। अब पर्ची निकल गई, भाई साहब मस्त है, मार रहे ठर के इधर से उधर। मुझे कोई कह रहा था कि साहब ये 1.5 साल से भाषण ही भाषण फेंक रहे हैं, कुछ काम नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, आप जब अपन बचपन में बच्चे थे या कोई किसी भी व्यक्ति के लॉटरी का सिस्टम चलता है और अगर किसी के पैसे की लॉटरी लग गई तो वो केवल लॉटरी खरीदेगा या काम करेगा? वो लॉटरी खरीदेगा कि मेरे तो इसी से तान बैठी है, तो वो कभी काम नहीं करेगा। इसके इस मुख्यमंत्री जी से काम की उम्मीद ही मत करो आप। ये मुख्यमंत्री तो देखेंगे कि ठीक है झगड़ रहे हैं, ऐसा ही भर्ती की परीक्षा है, उधर किरोड़ी जी कुछ ही कह रहे हैं, उधर एसओजी कुछ ही कह रही है, हाई कोर्ट डांटी पटका रहा है, मंत्रिमंडल की उप समिति कुछ ही कह रही है और भाई साहब मस्त होकर के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं कि मजे लो, जो होगा सो राम रचिरागा। तो भाई साहब फिर आपको क्यों बनाया ये बताओ। मुझे कोई कह रहा था कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका फीडबैक दिल्ली में ठीक नहीं जा रहा है। बोले यार मैं कौन सा मेरी क्वालिटी से बढ़ाऊं, मेरी तो पर्ची निकली है, जाए जब चले जाए, रहे तो रह जाएगा। मेरा कौन सा जनता को नाम लेकर के उन्होंने कहा था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर मेरे को जनता ने वोट दिए हो। जनता को तो हमने यूं बरगला करके योजनाओं की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करके, पेपर लीक की बात करके, ये करके, आरपीएससी की बात करके हमने तो हमारा नाका निकाल लिया। ये नाका नहीं निकाला, आप धोखा कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो इन युवाओं के साथ में। अगर ये निर्णय जो ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हो गया, इसका निर्णय सरकार कर देती तो कोई भी निर्णय होता दोबारा हो करके, अगर ये दोबारा होती या दूसरी नई भर्ती होती और उसके बाद में नए खंडदार नहीं आ जाते क्या? ये 1.5 साल तो खींच लिया। मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक एक भी एसआई की भर्ती दोबारा नहीं निकालेंगे, ये इनका मॉडल है। हर पेपर के बारे में सवाल उठाना। अरे भाई आपके पास एजेंसी है, आपके पास पुलिस है, आपने एसआईटी गठित कर दी और उसके बाद में भी अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो जनता का दोष है क्या? ये बेरोजगारों का दोष थोड़ी है। ये तो आपकी नाकामी है, आपकी विफलता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मैंने कल परसों कहा था गहलोत साहब कि ये ईगो का इश्यू है। इनको नौजवानों से, बेरोजगारों से नौकरी देने के लिए उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। इनको तो किरोड़ी जी तो कह रहे हैं कि अगर भर्ती निरस्त नहीं हुई
तो मैं इनको चमत्कार दिखा दूंगा, जैसा आप कह रहे थे जादू दिखा दूंगा, तो जादू दिखाने की बातें कहते हैं। और अगर भर्ती निरस्त हो गई तो फिर आप बताओ, दो में से एक पर्ची तो परमानेंट खराब होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, दो पर्चियों में से एक पर्ची चाहे तो किरोड़ी जी की हो जाए चाहे बदनलाल जी की हो जाए। ये ऐसा ही भर्ती इनके गले के अंदर जीवित सर्प है, काला नाग है राठौड़ साहब। ये इनको लेकर के जाएगी, पूरा तख्ता ही पलट जाए, कोई दूसरे, यही बीजेपी का दूसरा ही कोई कैबिनेट बन जाए। आप बताओ, मंत्रियों का देखो आज हाथ देखो, वो जैसे किसी के समान मौत हो जाए, उसमें हम जाकर के बहुत उदास और दुख प्रकट करते हैं, वैसे मंत्रिमंडलीय समिति में राजस्थान के भविष्य का निर्णय करने के लिए इतने उदास होकर बैठते हैं कि इनके कोई झूठ मार के बैठाया इनको। अरे भाई।